हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बताया था एलिमिनेशन में 3 तरह के एलिमिनेशन होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा पढ़ा चुके हैं, बीटा भी पढ़ा चुके हैं। बीटा में एक पार्ट रह गया है, वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और डीहेलोजिनेशन। उसको समझेंगे तो डिटेल में इस टॉपिक को हम कर लेते हैं। पिछला पार्ट पढ़कर इसको कंटिन्यूटी में करना है। तो हमारे पास एक टॉपिक था कि अगर हम एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें, 1 डिग्री अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें, 1 डिग्री अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं तो बनता है ईथर। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से कभी भी ईथर नहीं बनता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से कभी भी ईथर नहीं बनता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या है उस पर थोड़ा ध्यान दो। पहले मैं रिएक्शन समझा देता हूं। CH3 CH2OH ये अल्कोहल है और इसको मैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस तक 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करूंगा, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3 CH2OH अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल। और क्योंकि ये प्रोसेस डिहाइड्रेशन की है तो एक OH यहां से और एक H यहां से इस तरह से निकल जाएगा H2O। क्या बनेगा? CH3 CH2O CH3 CH2O और इसको जोड़ दो इसके साथ CH3 CH2O और इसको भी जोड़ दो यहां CH2 CH3 प्लस H2O, तो ये बन गया ईथर। ROR ईथर बन गया अल्कोहल से। तो 140 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू ईथर बनता है। टेम्परेचर का रोल है यहाँ। ओके, अब मैं इसकी एक मैकेनिज्म समझा दूं कि ये पूरा जो प्रोसेस है मैकेनिज्म के थ्रू कैसे होगा। हालांकि इसमें हम मैकेनिज्म रिएक्शन करते समय मैकेनिज्म नहीं शो करते हैं, लेकिन जब वो खुद पूछ रहा है कि मैकेनिज्म लिखो तो हमें लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैकेनिज्म में CH3 CH2OH ये अल्कोहल है हमारे पास। ये हो गया आपका अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री पर सबसे पहले कराएंगे प्रोटोनेशन। H प्लस एसिड का प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि यहां ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है। ये H यहां जुड़ गया, CH3 CH2OH ये H यहां जुड़ गया और ये हो गया प्लस। तो ये आपका एक ऑक्सोनियम आयन बन गया। ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं इसको। फिर हमने कहा था इसमें वाटर लॉस, सेकेंड स्टेप था वाटर लॉस, जो पहले भी मैं बता चुका हूं, वाटर लॉस। तो ये H2 निकल जाएगा, CH3 CH2 प्लस। तो इस तरह से बन जाता है कार्बोकैटायन। ये बन गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का बनना E1 मैकेनिज्म में आता है। ये कहलाती है E1 मैकेनिज्म। ओके, और ये जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना गया है, स्लो स्टेप माना गया है। अब कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या होगा? अब इस कार्बोकैटायन पर जो आपका अल्कोहल पार्ट था दूसरा CH3 CH2OH ये अल्कोहल था दूसरा वाला मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल। ये लॉन पेयर है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लॉन पेयर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पर, लॉन पेयर अटैक कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज पर। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 ये प्लस है, इस पर जुड़ जाएगा
ये पूरा फैक्टर यहाँ जुड़ेगा तो ये होगा O, ये H है और ये हो गया CS2CH3। O वाला इससे जुड़ेगा तो ये प्लस हो गया। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर। ओके, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक कर गई तो ये बन गया। अब यहाँ से हम लोग सेकेंड स्टेप दिखाएंगे। यहाँ से हम HSO4 नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? HSO4 नेगेटिव, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा? हमने शुरुआत में, अब हमको यहाँ लेना है HSO4 नेगेटिव। अब आप कहोगे कि ये HSO4 नेगेटिव कहाँ से आया? ये देखो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, H2SO4 ब्रेक होता है H+ और HSO4 नेगेटिव में। H2SO4 ब्रेक होता है H+ और HSO4 नेगेटिव में। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये कहेगा कि भाई मुझे H+ दो। ये HSO4 इस H+ को द्वारा लेकर कन्वर्ट होना चाहेगा H2SO4 में, तो ये कहेगा मुझे H+ दो। इस पूरे कंपाउंड में कहीं भी H+ नहीं है। जैसा ये तो है, तो हाँ, ये क्या कहेगा? भाई मुझे प्लस नहीं है, तो हम ये प्लस चार्ज इसको देकर इसके साथ निकाल देंगे। अगर ये इस H+ को, इस प्लस को लेकर, ये वाला H इस प्लस को लेकर इसके साथ कंबाइन कर जाए तो ये बन जाएगा H2SO4 प्लस। ये क्या बचेगा? ये प्लस इस पे चला गया है तो CH3 CS2O CS2CH3 और ये बन गया ईथर, ROR, ईथर बन गया। तो इस तरह से ईथर बन जाता है इस मैकेनिज्म के द्वारा। ओके, तो ये था आपका डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट एलिमिनेशन में। बीटा एलिमिनेशन में हमारे पास एक और हेडिंग थी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये क्या होती है? हमारे पास हेडिंग है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हम कराते हैं किसी एल्काइल हैलाइड, ऐसे ले लो, किसी एल्काइल हैलाइड पर हम रिएक्शन कराएंगे, एल्काइल हैलाइड पर हम रिएक्शन कराएंगे किसी रीजेंट की। मान लो हमने रिएक्शन कराई किसी रीजेंट की, कोई यहां केमिकल लेंगे और साथ में टेम्परेचर, तो यहां आपका प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं और इनकी जो करने की मैकेनिज्म है वो E1 मैकेनिज्म, E मैकेनिज्म, एलिमिनेशन मैकेनिज्म या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी हो सकती है। या तो एलिमिनेशन मैकेनिज्म हो सकता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हमने रीजेंट कैसा लिया है और कितना टेम्परेचर लिया है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की प्रोसेस में एल्काइल हैलाइड पर किसी रीजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो वो रीजेंट क्या है, उसका टेम्परेचर रेंज क्या है, उसके बेस पर रिएक्शन में E1 मैकेनिज्म हो सकती है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो यहां जो प्रोडक्ट होगा वो रीजेंट के नेचर पर और टेम्परेचर रेंज पर डिपेंड करेगा। अब ये कंसेप्ट क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं, तो ध्यान से समझना। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं और ध्यान समझना। पहला पॉइंट, टेम्परेचर के बेस पर बात करते हैं। हाई टेम्परेचर, पहले आपको टेम्परेचर देखना है। हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से हाई है, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, और इधर बात करता हूं मैं लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है आपका 20 डिग्री सेल्सियस से कम है या 50 से कम कह सकते हो, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और इधर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम है, लो टेम्परेचर, तो अलग अलग कंडीशन हमारे पास हो गई। जब लो टेम्परेचर होगा
तो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन होगी एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ये तो हो गई टेम्परेचर की बात। अब टेम्परेचर के अंदर भी दो कैटेगरी होती हैं। एक तो होती है E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, और एक होती है E2 मैकेनिज्म। अगर आपने रीजेंट जो लिया था वो वीक बेस लिया है, वीक बेस लिया है, अगर रीजेंट वीक बेस लिया है जैसे वाटर, जैसे अल्कोहल, वीक बेस लिया है, जब रीजेंट आपने वीक बेस लिया है, वाटर लिया है, अल्कोहल लिया है, वीक बेस वाटर और अल्कोहल, तो हम लगाएंगे E1 मैकेनिज्म। अगर आपने इसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम लगाते हैं E2 मैकेनिज्म। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या ले सकते हैं, इसके भी दो कैटेगरी हैं, इसकी भी दो कैटेगरी है। स्ट्रॉन्ग बेस में आपने लिया है अल्कोहलिक KOH, या आपने लिया है अल्कोहलिक NaOH, ये लिया है। तो इसके द्वारा जब आप कराते हो, अल्कोहलिक NaNH2 लिया है, तो ये फॉलो करते हैं सेट-जेफ रूल को, सेट-जेफ रूल को फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं सेट-जेफ रूल को। लेकिन अगर आपने लिया हुआ है इथाइल ट्राइथाइलेमीन ET3N ट्राइथाइलेमीन, इसके अलावा लिया है CH3 का होल थ्राइस, ऐसे लिख लो CH3 का होल थ्राइस, CONA ये लिया है, या फिर आपने लिया है DBN डाई एजो बाइसाइक्लोमाइड, इसका नाम है डी मतलब डाई एजो बाइसाइक्लोनामाइड, ये कंपोनेंट लिया है DBN डाइजो बाइसाइक्लोनामाइड। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट एक ये वाला और एक ये वाला, ये शो करते हैं, सेट-जेफ रूल शो नहीं करेंगे, इनके लिए रूल होता है हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल देखो, E1 मैकेनिज्म बताना आसान है, कार्बोकैटायन बनते हैं इसमें हमने अब तक डिहाइड्रेशन पढ़ा, डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा। तो जो हमारा डिहाइड्रेशन था, जो आपका अल्कोहल पर H2SO4 की जो रिएक्शन थी, वो E1 मैकेनिज्म थी, कार्बोकैटायन बनते थे। तो इस मैकेनिज्म को फॉलो करना आसान है, इस मैकेनिज्म से ही करना चाहिए। E2 मैकेनिज्म थोड़ी टफ होती है और इसका कोई विशेष कंसेप्ट नहीं होता, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसके लिए बार बार मैकेनिज्म नहीं शो कर सकते। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH और अल्कोहलिक NaNH2 है तो सेट-जेफ रूल लगाना है। ET3N CH3 का होल थ्राइस CONA और DBN है तो हॉफमैन रूल लगाना है। वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा सेट-जेफ रूल और हॉफमैन रूल का क्या मतलब है, अभी तो कंसेप्ट समझा रहा। लेकिन ये दोनों कंसेप्ट E1 E2 तब लगेंगे जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर लो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर लो है, अगर टेम्परेचर लो है 20 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो फॉलो करता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। तो इसमें भी दो कंसेप्ट होंगे, एक होगा SN1 मैकेनिज्म और एक होगा SN2 मैकेनिज्म। अगर वीक बेस है तो उसकी प्रेजेंस में होती है SN1, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी प्रेजेंस में होती है SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अगर टेम्परेचर नहीं दिया हो, टेम्परेचर नॉट गिवन हो, ठीक है, या टेम्परेचर सेम दिया हो, दोनों रिएक्शनों में टेम्परेचर की कंडीशन सेम हो, टेम्परेचर का पता नहीं चल रहा हो, तो क्या करेंगे? तो उसमें ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्राथमिकता पहले देंगे एलिमिनेशन से। अगर टेम्परेचर गिवन ना हो
और फिर ये रिएक्शन पूछी जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पहले समझेंगे, एलिमिनेशन बाद में करेंगे। मतलब प्रोडक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का माना जाएगा, एलिमिनेशन का नहीं माना जाएगा। ओके, अब डिटेल में हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। डिटेल में बेटा समझा रहा हूं, ठीक है। चैप्टरों में ये डिटेल में नहीं हो सकता, फिर रोते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर को। हाई टेम्परेचर हो, मतलब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तब हम लगाते हैं एलिमिनेशन की मैकेनिज्म। एलिमिनेशन की मैकेनिज्म लगाते हैं, एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन की मैकेनिज्म हम लगाते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। CH3 समझो, CH2 CHBr CH3, मान लो मुझे ये कंपोनेंट दिया है और इसके साथ मुझे दे दिया है, रिएक्शन में दिया है, मान लो मुझे रिएक्शन करानी है, ऐसे लिख देता हूं मैं, एल्कोहल CH3OH और दूसरा कंपोनेंट है वाटर, इसकी प्रेजेंस में करानी है और इसका टेम्परेचर दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन हमको दी है। अब एक बात सोचो अच्छी तरह से, ये एल्किल हैलाइड है, ये दिया है एल्कोहल वीक बेस, ये हो गया वीक बेस और टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो और वीक बेस हो तो मैंने कहा था E1 मैकेनिज्म लगती है। क्या लगती है? E1 मैकेनिज्म। क्या लगती है? E1 मैकेनिज्म लगती है। E1 मैकेनिज्म लगती है भाई, E1 मैकेनिज्म। अब E1 मैकेनिज्म लगेगी, वीक बेस है, E1 मैकेनिज्म लगेगी, तो E1 मैकेनिज्म क्या है? ध्यान रखना, E1 मैकेनिज्म जब लगेगी, E1 मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म से ही करना है, रूल नहीं लगाना है। क्या करेंगे? सबसे पहले Br हटाओ और इस पर लगाओ प्लस। E1 मैकेनिज्म कहता है Br हटाओ और लगाओ प्लस, CH3 CH2 CH प्लस और ये CH3 CH2 CH पर प्लस और ये CH3। ये कंडीशन बन गई कार्बोकैटायन की, बताया था मैंने, ये बन गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया। इस पर प्लस है, ये जिस पर प्लस है वो है 2 डिग्री, इसके बगल में ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, बगल में भी 2 डिग्री। अधिक डिग्री का नहीं है, शिफ्टिंग नहीं होगी, नो शिफ्टिंग रूल, नो शिफ्टिंग रूल, कोई शिफ्टिंग रूल नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? जब कोई शिफ्टिंग रूल नहीं लगेगा, कोई शिफ्टिंग रूल नहीं लगेगा, अब क्या करें? अब क्या करें उस पर थोड़ा ध्यान दे लो। कोई शिफ्टिंग रूल नहीं लग रहा है, अब क्या करें? तो इस पर ये प्लस है, शिफ्टिंग रूल लगेगा नहीं, तो क्या करें? तो मैं इसको देखो जॉब की त्यों डाल लेता हूं क्योंकि जगह नहीं है। CH3 CH2 CH प्लस और ये CH3, देखो इस तरह से नोट कर लिया। अब हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन का रूल लगेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन का रूल लगेगा। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका ये है पड़ोसी कार्बन 2 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री। हमारे अकॉर्डिंग 1 डिग्री से स्टेबल होता है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री का ही आंसर माना जाएगा। लेकिन बहुत से लोग दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट मानते हैं कि कौन मेजर है कौन माइनर है। तो देखो एक बार तो 2 डिग्री का घुमा दो बॉन्ड की तरफ, हाइपर कॉन्जुगेशन में ये वाला बॉन्ड घुमाते हैं प्लस की तरफ, तो क्या बनेगा? CH3 CH, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। अगर आपने ये वाला बॉन्ड घुमाया ऐसे प्लस की तरफ घुमाया मान लो, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ये 1 डिग्री को घुमाने पर बना और ये 2 डिग्री को घुमाने पर बना।
मैंने क्या बोला, 2 डिग्री को घुमाना चाहिए, 2 डिग्री को ही घुमाना चाहिए, 1 डिग्री को नहीं। तो 2 डिग्री को घुमाने पर बना ये, तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट और ये कहलाएगा माइनर प्रोडक्ट। दोनों बनते हैं लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ज़्यादा अमाउंट में बनता है। तो हमें यही दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन मैंने दोनों इसलिए बताए हैं कि कुछ क्वेश्चनों में वो दोनों की रिक्वायरमेंट कर लेता है। ओके, तो ये था आपका E1 मैकेनिज्म। Br हटाओ, प्लस लगाओ, कार्बोकैटन बनाना है और फिर डिग्री चेक करो, डिग्री में से कोई शिफ्टिंग नहीं, तो इस डिग्री से और इस डिग्री से, अधिक डिग्री से और कम डिग्री से H घुमा लो। तो ये था आपका। अब हम बात करते हैं, मान लो टेम्परेचर तो ज्यादा है लेकिन E1 मैकेनिज्म नहीं है, E2 मैकेनिज्म है। देखते हैं उसका एक एग्जांपल और कैसे करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनना, टेम्परेचर ज्यादा हो और E2 मैकेनिज्म लग रही हो, ये कब लगेगी, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, जब होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया CH3, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH3 और यहां लिख दिया CH2Cl, ये Cl ऐसे लिख दिया। तो हमें क्या करना है, इन रिएक्शनों को मैकेनिज्म से नहीं करना है, फिर भी मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं कि यहां लिखेंगे हम KOH स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक KOH, Cl जहां से निकालोगे उसके बगल वाले कार्बन से H निकालेंगे अपोजिट से, एंटी इलिमिनेशन कराना है। इनका बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, अभी शॉर्ट में। Cl जहां से निकाल रहे हो उसके अपोजिट साइड से H निकालोगे, दोनों निकालेंगे तो बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। अच्छा, K के साथ Cl जाता है तो साइड प्रोडक्ट में बनता है KCl और H के साथ जाता है OH, तो साइड प्रोडक्ट में बनता है H2O, KCl प्लस H2O। अब थोड़ा डिटेल में मैं इसको समझाने वाला हूं। यहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि स्ट्रॉन्ग बेस में भी 2 तरह के कैटेगरी है मेरे पास, जैसे CH3, CH2, CHBr और ये CH3, और मैंने यहां लिया एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक NaNH2, इनमें से कोई एक लिया, इनमें से कोई एक लिया तो लगता है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल लगता है, क्या लगता है, सेट-जेफ रूल। कैसे लगेगा, सेट-जेफ रूल क्या होगा, सेट-जेफ रूल कहता है सबसे पहले Br निकाल दो। अब ये हो गया अल्फा, इसके 2 पड़ोसी बीटा, एक बीटा ये है, एक बीटा ये है, तो बीटा H हटाना है, Br के अड़ोसी पड़ोसी से एक H हटाना है। सेट-जेफ रूल कहता है उस कार्बन से हटाओ, उस कार्बन से जुड़ा हुआ H हटाओ जिस पर H की संख्या कम हो, जिस पर H कम हो। यहां 2 है और यहां 3 है, तो यहां से H हट जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, H यहां से हटा दिया तो क्या बना, CH3CH, यहां से हटाया और यहां से हटाया तो एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3, H जाएगा K के साथ तो KBr बनेगा, सॉरी H जाएगा OH के साथ तो बनेगा H2O और Br जाएगा K के साथ तो बनेगा KBr। ठीक है, तो इस जगह से सेट-जेफ रूल यूज हुआ। लेकिन अगर आप यूज करते हो इसी कंपाउंड में CH3, CH2, CHBr, CH3, ये CH3 रख दिया मैंने और यहां लिया आपने ET3N, मैंने 3 कंपोनेंट बताए थे उनमें से ले लिया, तो यहां रूल लगेगा हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल कहेगा उस बीटा से पहले Br हटाओ, ये अल्फा कार्बन, ये पड़ोसी बीटा और ये पड़ोसी बीटा, अब यहां से हटाओ या यहां से, यहां 3 H है, 2 1 3, यहां 2 है। हॉफमैन कहता है उससे हटाओ कार्बन से H जिस पर H अधिक हो, जिस पर H अधिक हो, हॉफमैन ये कहता है। तो H इस पे ज्यादा तो यहां से हटा दिया, तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड लग जाएगा, CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2। बाकी खाली सेम, Br जाएगा इसके साथ और H जाएगा N के साथ, वो नहीं शो करते हम यहाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया सेट-जेब रूल और हॉफमैन रूल का कंसेप्ट। क्लियर हो गया। अब मैं एक डाई हैलाइड पर E1 मैकेनिज्म शो कर रहा हूं। डाई हैलाइड, एक क्वेश्चन है डाई हैलाइड पर ये रिएक्शन कैसे होगी। जैसे हमारे पास है डाई हैलाइड CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl और यहां रिएक्शन हो रही है KOH अल्कोहलिक, तो ये होगी E2 मैकेनिज्म। टेम्परेचर ग्रेटर रखा मैंने 50 डिग्री सेल्सियस से, तो E2 मैकेनिज्म होगी। अब क्या करेंगे, यहां से Cl उठाओगे पहले तो एक H यहां से जाएगा, तो कंडीशन आएगी CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां एक H हटा दिया तो CHCl, एक H हटाया तो यहां बॉन्ड बढ़ गया, तो ये पहला केस बना। अब फिर दोबारा से हम KOH की रिएक्शन कराएंगे, तो Cl हटाओगे यहां से तो उसकी अपोजिट साइड से दूसरे वाले कार्बन से H हटाएंगे, तो ये था CH डबल बॉन्ड CH, एक एटम यहां से हटा, एक एटम यहां से हटा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डाई हैलाइड से बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइल, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया डीहाइड्रोहैलोजनेशन। डीहैलोजनेशन डाई हैलाइड पर होगा जिंक प्लस NaI की प्रेजेंस में। ये E2 मैकेनिज्म पर बेस्ड है। करते कैसे हैं, मान लो आपके पास है CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, दो कार्बन का डाई हैलाइड, और इस पर रिएक्शन करा रहा हूं मैं जिंक की इन द प्रेजेंस ऑफ NaI और इसको कर दिया गर्म, तो Zn को हमने Br के साथ निकाल दिया, Zn के साथ दोनों Br निकाल दिए, तो क्या बनेगा Zn Br2 प्लस ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये एक Br यहां से निकला, एक Br यहां से निकला, तो यहाँ एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो यहाँ एक बॉन्ड बढ़ा दिया, तो ये बन गई एल्कीन। तो ये कहलाता है डीहैलोजनेशन। डी मतलब निकालो हैलोजन को, दोनों हैलोजन निकाल दिए। अब मान लो हमने थोड़ा सा चेंज किया, CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CHCl CH3 मान लो ये लिखा, प्लस जिंक, और यहां लिख दिया मैंने NaI गरम, तो Zn के साथ दोनों Cl निकालोगे, तो ये Zn के साथ दोनों Cl निकाल दिए, और दोनों Cl हटेंगे तो यहाँ एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो CH3Cl, जिन दो Cl से हटा रहे हैं उन्हीं के बीच में बॉन्ड बढ़ेगा एक, तो सिंगल बॉन्ड तो था, एक बॉन्ड बढ़ा दिया, तो ZnCl2 बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो ये ऐसे होते, मान लो ये ऐसे होते, ढंग से समझना, ये कुछ ऐसे होते अलग अलग कार्बन से यहां जुड़े होते हैं, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2Br ये यहां जुड़े हुए हैं, प्लस जिंक, और ये करा दिया मैंने NaI के साथ, थोड़ा गर्म कर दो, तो Zn के साथ ये Br भी जाएगा, ये Br भी जाएगा, Zn के साथ गया, ये गया, तो ये हो गया ZnBr2 प्लस, देखो इस कार्बन से निकाला है, CH2 बीच में है, तो CH2 को तो रख दिया मैंने बीच में, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, इस तरह से लिख दिया। अब इस कार्बन से निकाला, मतलब आपने यहां से और यहां से Br निकाला, तो इसके बीच में बॉन्ड है ही नहीं, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बढ़ा दो, तो ये बन गया साइक्लो कंपाउंड, साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह से डीहैलोजनेशन कराते हैं। इसमें ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, तो अल्फा और गामा, तो इसे बोलते हैं गामा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन कह सकते हैं। तो अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन हमने पढ़ लिया।